नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आप लोग जानते हैं कि 13 सितंबर को प्रस्तावित है। तो इस लिहाज से जो है 2 महीना और 2 सप्ताह का लगभग समय आपके पास शेष है, इसलिए आप जो है अब तेज़ी से रिवीजन करिए और जो आपके कमज़ोर क्षेत्र हैं यानी जो आपके वीकर सेक्शंस हैं स्टडी में, उन पर ज़्यादा वर्क कीजिए और हिंदी को जो है विशेष प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि हिंदी से ही होकर जो है आपकी सफलता का मार्ग गुजरेगा। तो आज की इस श्रृंखला में हम जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट का आपका समय लूंगा। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है जो कि ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये पीडीएफ जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है पीडीएफ है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक, जो पूरे 6 टॉपिक होते हैं, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत, जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं, सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, इजीली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक ये इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या आरओ हिंदी पीडीएफ लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है, और इसका जो सैंपल पीडीएफ है जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम हैं, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी पीडीएफ डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546। आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन आरओ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा युग इसमें से त्रुटिपूर्ण है। तो 4 हमारे पास वाक्यांश और उनसे संबंधित शब्द दिए हैं, कौन कौन से सही हैं, कौन सा गलत है, ये हमको देखना है। मरने के बाद संपत्ति का मालिक, इसके लिए एक शब्द क्या है, उत्तराधिकारी या वारिस, तो बिल्कुल सही दिया हुआ ये।
नाटक का पर्दा गिरना, इसको पटाक्षेप कहते हैं या अवनिका पतन भी कहते हैं। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अनुरुद्ध या अविरोधी। इसके लिए निर्विरोध शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, तो इस तरह से ये भी सही है। और इसमें से आपका सही उत्तर क्या हुआ, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसके लिए एक शब्द क्या है, केंद्रा पसारी। ये गलत दिया हुआ है, केंद्राभिमुख तो यहाँ पर सही दिया हुआ है। इस तरह से बी विकल्प गलत है। अब किस प्रकार से गलत है इसको देख लेते हैं। जो केंद्र से दूर हटकर जाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, केंद्रा पसारी होता है। और जो केंद्र की ओर उन्मुख हो यानी केंद्र की तरफ आ रहा हो उसके लिए केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख शब्द का प्रयोग होगा। कुछ और वाक्यांश देखते हैं। समग्र लाभ पाने की जो चाह होती है उसको क्या कहते हैं, लिप्सा कहते हैं। सभ्य होने की अवस्था, गुण या जो भाव होता है उसको सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले गिना जाने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है, अग्रगण्य। सबको जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है, सर्वजित। वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो उसके लिए एक शब्द है अग्रेधिषु। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको तुड़ीर कहा जाता है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अपारदर्शी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो तो उस वस्तु को हम उत्पाद कहेंगे। वह फूल जो सूंघा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आघ्रात। वह फूल जो पूरा ना खिला हो उसके लिए एक शब्द है मुकुलित। वह फूल जो पूरा खिला हुआ उसके लिए एक शब्द है निमीलित। वह फूल जो ना सूंघा गया हो उसके लिए एक शब्द है अनाघ्रात। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यालू। ब्यालू निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सही शब्द है। तो ब्यालू के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मरुस्थल की मृदा, रात में विचरण करना, रात का खाना या दोपहर का खाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, रात का खाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिनर कहते हैं। तो हिंदी में उसके लिए एक शब्द ब्यालू का प्रयोग किया जाता है। कुछ और जो है उदाहरण देखते हैं। वह पत्र जिसमें कोई भी काम करने का अधिकार दे दिया जाए उसको क्या कहते हैं, अधिपत्र कहते हैं। वह नायिका जो लुक छिपकर प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए एक शब्द है अभिसारिका। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए एक शब्द है सुसारिका। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए एक शब्द है कृष्णाभिसारिका। ये तीनों ही जो है लगभग एक जैसे हैं लेकिन इनमें माइनर अंतर है। वह नायिका जिसे अपने प्रिय का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता हो उसके लिए एक शब्द है रति प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। वो तत्सम शब्द कौन सा है आपको देखना है, हड्डी, दही, भक्त या दसवां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भक्त। भक्त एक तत्सम शब्द है जिसका जो है तद्भव क्या होता है, भगत होता है। भगत इसका तद्भव होता है। बाकी जो तद्भव दिए थे उनके तत्सम देखते हैं। तो हड्डी का तत्सम क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। दही का दधि हो जाएगा। और दसवां के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम दशम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 युग्म दिए शब्दों के, आम्रचूर्ण और अमचूर, पितृस्वसा और सास। इसमें करना क्या है हमको, ये तत्सम और तद्भव के लिए जो है इनमें से कौन से युग्म सही हैं, कौन से युग्म उपयुक्त हैं, ये हमको बताना है। तो आम्रचूर्ण का जो है तद्भव क्या होता है, अमचूर होता है, बिल्कुल ठीक है ये। पितृस्वसा का क्या सास होता है, नहीं होता है। तो इस तरह से केवल एक सही है। अब ये जो पितृस्वसा शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है, ये बुआ का तत्सम रूप है। कुछ और तद्भव और तत्सम शब्दों के उदाहरण देखते हैं। निडर का निर्दर, निठुर का निष्ठुर, निगलना का निर्गलन, नारियल का नारिकेल और नाथ का जो है तत्सम क्या होगा, नस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द एक ही शब्द विशेष के पर्यायवाची हैं। यानी ये सारे ही जो शब्द हैं वो उनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो किसी एक शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हों। तो इसका सही उत्तर हम सीधे सीधे देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन सही होगा। आहव, संयुग और संगर ये सभी जो है युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। युद्ध के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे रण, संग्राम, समर, लड़ाई, विग्रह, आहव, संख्य, संयुग और संगर। विकल्प ए में जो शब्द दिए थे उनके बारे में जान लेते हैं।
पाठीन एवं झस ये किसके हैं, मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। और मधुलेवी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, भौरा का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प बी में शब्द दिए थे महिष एवं अवनीश, ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। और श्रीपति किसका पर्यायवाची शब्द है, भगवान विष्णु का। विकल्प सी में अहि और फणी दिए थे, तो ये दोनों सर्प के पर्यायवाची हैं। उसके अलावा सौरभ, सुगंध ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आम के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखते हैं। मछली जो है तो मछली का मकर, सफरी, मीन, मत्स्य, झक, पाठीन और झस ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। राजा का नृप, महीप, नरेश, भूप, नरेंद्र, भूपति, नृपति, अहिपति, महीपति, भूपाल, राव, अवनिपति, महिष, पार्थिव, महिपाल, अवनीश, छोड़ीव, क्षतिपति, अधिपति ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। भौरा के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। मधुप, भ्रमर, अली, मधुकर, षटपद, भृंग, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद, मारिंद, मधुलोभी, मकरंद, द्विरेफ, मधुवत और मधुसिंह ये सभी जो है भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। नारायण, केशव, उपेंद्र, माधव, अच्युत, गरुणध्वज, हरि, चक्रपाणि, दामोदर, रमेश, मुरारी, जनार्दन, विश्वंभर, मुकुंद, ऋषिकेश, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलाशायी, सारंगाणी, वनमाली, पीतांबर, चतुर्भुज, अधोच्छिद्य, पुरुषोत्तम, श्रीपति, वासुदेव, मधुसूदन, मधुरिपु, पद्मनाभ, पुराण पुरुष, दैत्यारी, सनातन, शेषशाही इसमें से कई शब्द कई बार पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में। सुगंध के पर्यायवाची शब्द खुशबू, सुरभि, सौरभ, सुरवास, तर्पण, सुगंधि, मदगंध, महक। सांप के पर्यायवाची बहुत बार पूछे गए हैं। सर्प, नाग, अहि, व्याल, भुजंग, विषधर, उरग, पन्नग, फड़ी, चतुश्रुआ, स्वस्नोत्सुक, पवनासन और फणधर ये सभी सांप के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सोना के पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। तो 4 शब्द आपके सामने हैं, सुवर्ण, चामीकर, कुंदन और ताम्रस। इनमें से कौन कौन से सोने के पर्यायवाची शब्द हैं ये हमको देखना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, ये चारों ही यानी सुवर्ण, चामीकर, कुंदन और ताम्रस ये सभी सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। सोना के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं हाटक, कनक, सुवर्ण, हेम, कुंदन, हिरण्य, स्वर्ण, ताम्रस और चामीकर। और ये जो ताम्रस शब्द है ये एक अनेकार्थी शब्द है, इसके कई सारे जो है अर्थ हैं, कई सारे इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, इसको यहाँ पर जान लीजिए, महत्वपूर्ण है। ताम्रस कमल के लिए भी प्रयोग होता है, सोना के लिए भी प्रयोग होता है, तांबा के लिए भी और धतूरा के लिए। तो कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप इन चारों को याद रखिएगा। ये चारों ही जो है ताम्रस के पर्यायवाची या इसको आप कह लीजिए अनेकार्थी शब्द हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। शिकारी के पर्यायवाची क्या होंगे, बहेलिया, अहेरी, ब्याग, लुब्धक। शिकार के पर्यायवाची आखेट, मृगया और अहेर। शहद के पर्यायवाची मधु, मकरंद, पुष्परस, पुष्पासव। शरीर के पर्यायवाची देह, तन, काया, कलेवर, वपु, गात, विग्रह, तनु, घट, बदन, अवयव, अंगी, गति, काय। शराब के पर्यायवाची शब्द मदिरा, दारू, वारुणी, मय और सुरा। शब्द के पर्यायवाची शब्द ध्वनि, रव, नाद, निनाद और स्वर ये सभी शब्द के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोम की दृष्टि से कौन से युग्म इसमें से सही हैं। तो विलोम की दृष्टि से हमको इसमें से सही शब्द को चुनना है। एकाकी का समग्र, कायर का निडर, कल्याण का अकल्याण, ये तीनों ही आपके सामने दिया है। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं ये देखना। एकाकी का समग्र हो जाएगा, ठीक दिया हुआ है। कायर का निडर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी आगे डिस्कस करते हैं। कल्याण का अकल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से 1 और 3 यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। अभी जो कायर था, कायर का विलोम क्या होता है, वीर होता है। और अगर निडर की बात की जाए तो निडर जो है डरपोक इसका विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत का विलोम शब्द है। तो व्यक्तिगत का विलोम क्या होगा, इनमें से सामूहिक भी हो जाएगा और समष्टिगत भी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही इसमें सही हैं। सामूहिक और समष्टिगत दोनों ही व्यक्तिगत शब्द के विपरीतार्थी शब्द हैं।
कुछ अन्य शब्द देखते हैं। सैद्धांतिक, तो सैद्धांतिक का असैद्धांतिक भी हो सकता है और व्यवहारिक भी हो सकता है। सेहत का असेहत, सेवित का असेवित, सृष्टि का संहार, ध्वंस या प्रलय, तीनों ही विलोम शब्द हो सकते हैं। इसके अलावा सृजन का विनाश, नाश या संहार, सूर्यास्त का सूर्योदय, सूखा का विलोम गीला, सूक्ष्म का स्थूल, सिद्ध का विलोम असिद्धि, सिद्ध का विलोम असित, साहसी का दुस्साहसी, साहसहीन या भीरू, साहस का विलोम दुस्साहस होगा, और साहचर्य यानी साथ साथ रहना, तो पृथक्करण मतलब अलग अलग हो जाना। तो ये जो है विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, ये सभी किस प्रकार के विशेषण के उदाहरण हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो इस तरह के शब्द जो है क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, यानी ये क्या है, संबंधवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसके अलावा संकेतवाचक या निश्चयवाचक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यह, वह, इस, उस। अनिश्चयवाचक जब होते हैं जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है, तो कोई या कुछ। प्रश्नवाचक में किस, कौन, क्या आ जाता है, और संबंधवाचक विशेषण में तेरा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, इसका, उसका, ये सभी जो है संबंधवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के स्थान पर किस विशेषण का प्रयोग किया जाना उपेक्षित है? तो यहाँ पर क्या है, आदर्श विशेषण की बात हो रही है। नारियल के समान, तो नारियल जो है किसका प्रतीक होता है, नारियल के समान के लिए जो आदर्श विशेषण है वो क्या है, समृद्धि। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी तरह से अन्य भी परंपरागत या आदर्श विशेषण होते हैं, जैसे तितली के समान भड़कीला, सीता तुलसी के समान पवित्र, बरगद के समान सृष्टि, और नारियल के समान समृद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इसमें से हमको शुद्ध वाक्य पे विचार करना है। उसके बाद फिर यह हुआ, तो इसमें क्या गलती है, उसके बाद और फिर एक साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये जो है वाक्य गलत है। उन्होंने अपनी कविता आप पढ़कर सुनाई, तो अपनी कविता आप जो है यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, अनुग्रह शब्द यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। उसके पहला जो ऑप्शन था उसका शुद्ध रूप क्या होगा, उसके बाद यह हुआ, उन्होंने अपनी कविता पढ़कर सुनाई, और कृपया आप ही यह बताएं। तो इस तरह से ये तीनों ही शुद्ध हो गए। कुछ अन्य उदाहरण भी देते हैं। मेरे से कुछ ना पूछो, तो मेरे से का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे क्या होता है, मुझसे कुछ ना पूछो। मेरे को बाजार जाना है, यहाँ पर को का प्रयोग गलत है, मुझे बाजार जाना है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, तो यहाँ पर मैं की जगह उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ये सही होगा। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ, यहाँ खूब की जगह क्या होना चाहिए था, तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प शुद्ध है। अब देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शंस यहाँ बनाए गए हैं। मुमूर्षु ही लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन कौन सा मुमूर्षु सही है ये आपको बिल्कुल सोच के बताना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मुमूर्षु, ये जो है इसका सही उच्चारण भी हो गया। मुमूर्षु का अर्थ क्या होता है, जिसे मर जाने की इच्छा हो या कामना हो। कुछ और जो है अशुद्ध शब्दों को देखते हैं, वर्तनी देखते हैं। अनुषंगिक का सही क्या होता है, अनुषांगिक। कौशलता शब्द गलत होता है, या तो कौशल लिखा जाएगा या कुशलता शब्द लिखा जाएगा। इसी प्रकार निश्चयता गलत है, निश्चय शब्द सही होगा। द्विवार्षिक की जगह द्वैवार्षिक जो है ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत निम्नलिखित अपराधों के लिए जिस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है उसे कितने वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये कौन कौन से जो है प्रावधान हैं? अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का अपराध किया है किसी ने, भारतीय संविधान के अपमान का अपराध किया है, या राष्ट्रगान के गायन को निरुद्ध करने का
बीच में खंडित करने का प्रयास करने का अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्षों तक अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 6 वर्ष तक। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ये हमको बताना है। मतदाता सूची के निर्माण से, निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण से, राजनीतिक दलों के पंजीकरण से, या संसद तथा राज्य विधानसभा में सीटों के आवंटन से। यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है उसका संबंध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से नहीं है। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित है। आपको ये ईयर पे ध्यान देना है, अतः जो है विकल्प सी सही है। इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसका संबंध किन किन से है? उपचुनाव के बारे में, चुनावी विवाद के बारे में, चुनावी अपराध के बारे में और चुनाव हेतु प्रशासनिक मशीनरी के बारे में। ये सभी 1951 के एक्ट में दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो देवानाम प्रिय को उपाधि आप जानते हैं अशोक से संबंधित है। अशोक के बारे में आप निश्चित रूप से जानते हैं। उसके अलावा भी किसने धारण की थी ये हमको इस प्रश्न में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सम्राट अशोक तो है ही है, उसके अलावा अशोक का पौत्र दशरथ और उसके बाद जो है श्रीलंका का राजा तिसी, इन तीनों ने जो है देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं को प्यारा। तो संसार के इतिहास में 3 राजाओं ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। अशोक ने, अशोक के पौत्र दशरथ ने और श्रीलंका के राजा जो है तिष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष बाजौर पर किया था? तो बाबर का जो पहला आक्रमण था वो 1519 में बाजौर पर हुआ था और इसी आक्रमण में उसने भेरा के किले को भी जीता था। उसके बाद बाबर से जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। युद्ध में चलती फिरती तोपों और जो गोला बारूद का उपयोग है वो मुगल काल में बाबर के समय में ही प्रारंभ हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, शुद्ध चगताई तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने मुबीयान यानी मुस्लिम कानून की पुस्तक नामक पद्य शैली का विकास किया। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग शुरू करवाया था जो कि जहांगीर के समय तक चलता रहा। बाबर की मृत्यु 30 दिसंबर 1530 को हुई तथा उसे आगरा के आराम बाग यानी जो 4 बाग है उसमें दफनाया गया और शेषार के काल में उसकी अस्थियों को उसके इच्छानुसार काबुल में दफनाया गया। इसके अलावा बाबर के समय में कई युद्ध हुए थे। तो इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मारा गया था और उसी के साथ ही लोधी वंश जो है समाप्त हो गया था। और ये बाबर का जो है भारत पर 5वां आक्रमण था जिसमें बाबर जो है सफल हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया ये दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया था। 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों यानी महमूद लोधी और बंगाल का शासक नुसरत शाह को घाघरा के युद्ध में हराया था और ये मध्य युग का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और ये बाबर का अंतिम युद्ध था। अगला प्रश्न, धान में खैरा रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? काफ़ी फेमस डिजीज़ है ये। जिंक, कॉपर, मैग्नीज और जस्ता, इनमें से आपको बताना है। तो धान का खैरा रोग जो है जिंक की कमी के कारण होता है। कुछ और भी रोग हैं जो प्रमुखता से पूछे जाते हैं, ये सभी अजैविक रोग हैं। तो मटर का मार्स रोग जो है ये मैग्नीज की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से और नींबू का डाईबैक रोग जो है
ये भी कॉपर की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा या कौन से सही हैं या नहीं है। यहाँ पर हमको नहीं बताना है कि कौन कौन से सही नहीं हैं। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है, बिल्कुल सही है ये। सबसे छोटा देश नॉर्थ अमेरिका का कौन सा है? सेंट पीरे है, ये भी कथन सही है। सबसे ऊंचा शिखर उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले है, ये भी ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजॉन, यही फैक्ट यहाँ पर गलत है। उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? मिसौरी नदी है, ना कि अमेजॉन है। और अमेजॉन कहाँ की है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अमेजॉन दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार लगाती है? तो ध्यान से पढ़िए, मनोरंजन कर, आय कर, सीमा शुल्क और पथ कर। इनमें से राज्य सरकारें कौन कौन से कर लगाती हैं ये हमको यहाँ इस प्रश्न में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है और पथ कर भी राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अब राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के करों को अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार के करों की बात करते हैं। आय कर, सीमा शुल्क, संपत्तियों पर कर जिसको वेल्थ टैक्स कहते हैं, फिर कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर, धन कर, उत्तराधिकार कर, उपहार कर, कृषि धन पर कर, ये सभी केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व कर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मोटर वाहन कर, स्टाम्प शुल्क और पथ कर, ये सभी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दो सूचियां दी हुई हैं और इसमें क्या है, कुछ समितियां हैं और उनसे संबंधित जो है उनके विषय जो दिए हैं सूची 2 में उसको हमको सुमेलित करना है। तो इसका एक एक करके मिलान करते हैं। महान लोबित समिति किस लिए बनी थी? राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए बनी थी, तो ये सुमेलित हो गया। उसके बाद चक्रवर्ती समिति की बात करते हैं, ये मौद्रिक प्रणाली में सुधार के लिए बनी थी, ये भी ठीक है। जानकी रमन समिति ये किसके लिए बनी थी? प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए बनी थी। और राजा चिलैया समिति जो है ये टैक्स रिफॉर्म या कर सुधार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, महान लोबित समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है, चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली से, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से और राजा चिलैया समिति कर सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमिक चरित्र यानी कॉमिक कैरेक्टर जो सुपरमैन है, जो काफ़ी फेमस कॉमिक कैरेक्टर दुनिया का, इसके रचनाकार कौन है, यानी इसको जो है किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जेरोमी सीगल एंड जोसेफ सुस्तर, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन्होंने जो है सुपरमैन की रचना की थी। विलियम हान्ना और जोसेफ बारबरा ने टॉम एंड जेरी कैरेक्टर बनाया था। वॉल्ट डिज्नी ने डोनाल्ड डक और मिक्की माउस कैरेक्टर को बनाया था और स्टेन ली ने स्पाइडरमैन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही सामान्य और आसान प्रश्न है। अशोक ने, राजा राव जोधा ने, बिंबिसार ने या राजा अमोघवर्ष ने? तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। कुछ और जो है जो संस्थापक है उनको देख लेते हैं। जोधपुर की स्थापना राव जोधा जी ने की थी, मानखेड़ की स्थापना राजा अमोघवर्ष ने की थी और राजगृह की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारक हैं और उनके आविष्कार सामने दिए हैं, कौन सा इसमें से युग्म सही नहीं है ये हमको इसमें बताना है। तो थोरियम का आविष्कार किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन का आविष्कार एपी सोरेनसन ने, क्या ये सही है? गलत है। एपी सोरेनसन की जगह क्या होना चाहिए था? रदरफोर्ड होना चाहिए था। ऑक्सीजन की सीले और प्रिस्टले ने खोज की थी और ऑर्गन की खोज जो है रैमजे ऑन रैले ने की थी। तो नाइट्रोजन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, बाकी जो है सभी सुमेलित थे। अगला प्रश्न, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल जो है कहलाता है।
जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो क्या ये कथन सही है? यहाँ पर सही और गलत बताना है। तो बिल्कुल सही कथन है ये। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्वारीय बल, ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स, तो दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्वारीय बल कहते हैं या नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं। ये जो है ऑप्शन गलत है। तो इसमें केवल सही कौन सा है? ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं। जब एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से बल उत्पन्न करती है या बल लगाती है, तब ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए कथन 2 सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नई नियुक्तियां हैं, क्या ये सुमेलित हैं, ये हमको बताना है, या इसमें से कौन कौन से सही हैं, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रथम लोकायुक्त आंध्र प्रदेश के कौन हैं? पी लक्ष्मण रेड्डी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तेलंगाना के पहला लोकायुक्त कौन है? सीवी रामुलु। ये भी कथन बिल्कुल सही है। और पंजाब के लोकपाल कौन बने हैं? विनोद कुमार शर्मा। तो तीनों ही जो है नियुक्तियों के बारे में जो कथन है वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ भौगोलिक संकेतक दिए हुए हैं, जीआई टैग, जो कि चावल के नाम हैं, और वो किन राज्यों के हैं उसका हमको सुमेलन करना है। जीरा फूल, कतरनी और बोकासोल काफ़ी फेमस चावल हैं, क्योंकि इनको जो है जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। तो इसका सुमेलन करते हैं। जीरा फूल चावल कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। कतरनी चावल जो है ये बिहार का है, और बोकासोल चावल जो है असम का है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, कतरनी चावल बिहार और बोकासोल चावल असम का है। इन सभी को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। अब कुछ अपडेट्स देखते हैं जीआई टैग के बारे में। तो अगर 31 मई 2020 तक की बात करें तो भारत में कुल जीआई टैग उत्पाद कितने हैं? 370 हैं। 31 मई 2020 तक ही उत्तर प्रदेश में कुल जीआई टैग उत्पाद कितने हैं? 28 हैं। अब जो है जो नए घटनाक्रम है जीआई टैग के संदर्भ में उसको देख लेते हैं। 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल, जिसको चक हाओ कहा जाता है, उसके अलावा गोरखपुर की जो कला है टेराकोटा, और कोविलपट्टी की कदमलाई मितई को जीआई टैग प्रदान किया गया। कदमलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिण भागों में बनाई जाने वाली एक मूंगफली कैंडी है। तमिलनाडु के 2 उत्पाद, जिसमें से डिंडीगुल ताला और कांगड़ी साड़ी है, इनको भी जीआई टैग मिला है। और डिंडीगुल शहर को ताला नगरी यानी लॉक सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध ताले बनते हैं। कांगड़ी साड़ी का निर्माण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुड़ी तालुक में किया जाता है। भारत सरकार ने हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहरावी खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया है। अभी दोनों उत्पाद अपने आप में विशिष्ट हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सोहराई खोवर पेंटिंग क्या है? ये पेंटिंग झारखंड में स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। यह एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। भित्ति कला का मतलब जो दीवार पे जो है पेंटिंग बनाई जाती है। ये चित्रकला केवल हजारीबाग के जिलों में प्रचलित है। यह केवल शादी और फसल के मौसम के दौरान बनाई जाती है। इसके लिए आदिवासी महिलाएं विभिन्न रंगों की प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का प्रयोग करती हैं। अगला जो प्रोडक्ट था वो था तेलिया रुमाल। तो तेलिया रुमाल जो है कपास के कपड़े पर जटिल हस्त निर्मित काम से बनाया जाता है। ये पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। ये प्रक्रिया जटिल है और केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाई जा सकती है। ये डिजाइन 3 विशेष रंगों से बनाई जाती है, जिसमें लाल, सफ़ेद और काला रंग शामिल है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर, जिसको सैफरॉन कहते हैं इंग्लिश में, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो भी जीआई टैग के उत्पाद हों उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि अगर वो कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन इनपुट कर सकता है? यानी ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को इनपुट करने वाली इनमें से डिवाइस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्कैनर। स्कैनर के द्वारा ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को
इनपुट किया जा सकता है। स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो इमेज को स्कैन कर बाइनरी कोड में बदल देता है और कंप्यूटर में इनपुट दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रयोक्ता यानी यूज़र को तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो ये कहाँ पर स्टोर की जानी चाहिए या ये कंप्यूटर के किस भाग में स्टोर होती है? दोनों तरह से ये आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन इसका सही है। रैम में जो है ये सूचनाएं संग्रहित होती हैं। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। इसका पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही है। कैसा कथन है? बिल्कुल सही कथन है ये। कारण, 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुआ था, लेकिन कारण जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए सही होगा, लेकिन आर यहाँ पर गलत होगा। भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करने वाला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले से हुई थी। अब 1857 की क्रांति की लहर उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश भागों में प्रारंभ हुई। प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, बरेली में खान बहादुर खान ने, कानपुर में नाना साहब ने, और यहाँ पर जो मुख्य संचालक थे वो तात्या टोपे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने, कालपी में तात्या टोपे ने, मथुरा में देवी सिंह ने और मेरठ में कदम सिंह ने। तो ये सभी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 1857 के बारे में, 1857 की क्रांति जो है भारत के इतिहास की जो है सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है जिसने जो है भारत के इतिहास का जो है रुख बदल दिया। तो उसके बारे में कई लोगों ने कई तरह के विचार व्यक्त किए हैं और ये जो है क्योट के माध्यम से या सीधे सीधे किसी के कथन के माध्यम से पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और ये सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ये किसने कहा? हमारे इतिहासकार थे आरसी मजूमदार, उनके द्वारा कहा गया था कि ये केवल सैनिक विद्रोह था। तो इसके बारे में काफ़ी विरोध भी हुआ है बाद में। भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था, ये कहा था जस्टिस मेकाकी ने। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, ये किसने कहा था? सर जेम्स आउट्रम में, जिसने जो है इस विद्रोह को दबाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ने का प्रयास था, ये किसने कहा था? डॉक्टर सैयद आतहर अब्बास रिजवी ने। वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, ये किसने कहा था? जेड रॉबर्ट्स ने। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद था, ये किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने। तो जितने भी अंग्रेज थे या उनकी तरह सोचने वाले लोग थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को जो है हमेशा एक मामूली घटना बताया है। 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनाधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है, ये किसने कहा था? एडवर्ड टैम्सन और जीटी गैरेट ने। 1857 का विद्रोह स्वतंत्र संघर्ष नहीं जबकि बल्कि धार्मिक युद्ध था, ये किसने कहा था? विलियम हावर्ड रसेल ने कहा था। फिर 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त करवाने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये कहा था विपिन चंद्रा ने, जिनकी आप बुक भी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर एक नागरिक विद्रोह था, ये किसने कहा था? जॉन ब्रूस नॉर्टन ने कहा था। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। ये भी एक इतिहासकार हैं भारत के एस एस सेन ने, इन्होंने ये कथन कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही कथन है ये। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 1 व 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। विश्व मानचित्र पर अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस सीरीज में हमने 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित सॉल्व किया। जितनी भी पुरानी सीरीज हैं, अगर आप नए हैं तो ज़रूर उनको जो है देखते रहिए। सभी प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट छिपे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगले सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।